सो हेलो बडीज, वेलकम बैक। आज जो है हम अपना एसिम्प्टोटिक एनालिसिस वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बिग ओ नोटेशन को काफ़ी डीप में समझ लिया था और हमको समझ आ गया था एक्चुअली में कि बिग नोटेशन हमारी क्या होता है। आज के लेक्चर के अंदर हम बिग ओमेगा नोटेशन को समझेंगे, थीटा नोटेशन को समझेंगे, स्मॉल ओ नोटेशन, स्मॉल ओमेगा नोटेशन को भी यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली शुरू होते हैं हम यहाँ पे। तो आज का हमारा टॉपिक है बिग ओमेगा नोटेशन। अब जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बिग ओ नोटेशन समझा था और हमने ये समझा था कि अगर हमको कोई पर्टिकुलर एल्गोरिथम दे रखा है तो हमको उसका अगर अपर बाउंड पता लगाना है तो हम उस चीज को डिनोट करने के लिए बिग ओ नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बिग ओ नोटेशन का मतलब ही होता है कि वो उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का अपर बाउंड बता रहा है। सिमिलरली जो हमारा बिग ओमेगा नोटेशन होता है वो उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम का लोअर बाउंड बताता है। लोअर बाउंड का मतलब क्या होता है, अपर बाउंड का मतलब क्या होता है कि मैक्स टू मैक्स अगर मेरी एल्गोरिथम वर्स्ट परफॉर्म करने लग जाए किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तो वो बिग ओ नोटेशन जितना मैं जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उतना तक ही मैक्स जाएगी, उससे ज्यादा मैक्स वर्स्ट मेरी एल्गोरिथम परफॉर्म नहीं कर सकती। अगर मैं बिग ओमेगा नोटेशन की बात करूं और बिग ओमेगा नोटेशन को अगर मैं लोअर बाउंड बोल रहा हूं तो इसका मतलब है कि मेरी जो एल्गोरिथम है वो कम से कम इतना टाइम लेगी, इससे और कम टाइम कंज्यूम नहीं करेगी। ठीक है, जिस तरीके से अगर मैं बोलूं कि जो सब्जी वाला एग्जांपल मैंने लिया था कि अगर हम मार्केट में जा रहे हैं, मान लो कि हमने अंदाजा लगाया कि 250 रुपए की सब्जी है लेकिन हमने अपर बाउंड लेके चला 300-400 रुपए, सॉरी 200 रुपए की सब्जी है, हम ने अपर बाउंड लेके 300-400 रुपए लेके गए और बाद में जाके हमको पता चला कि मार्केट के अंदर जो भी सब्जियों का भाव था वो बढ़ गया, तो हमारी सब्जी जो है वो 250 से 300 तक पहुंच गई। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम 300 से 400 रुपए लेके गए थे तो वो हमारा कवर हो गया क्योंकि हमने अपर बाउंड को कंसिडर करा। अब यहाँ पे लोअर बाउंड की अगर बात आती है कि मान लो कि मार्केट के अंदर जो है यहाँ पे मंदी चल रही है और जो आपके भाव बढ़ने के बजाय घट गए, ठीक है, तो उस केस में एक फिक्स वैल्यू होगी जिसके नीचे और आपका जो दाम है या फिर आप बोल सकते हो जो प्राइस है सब्जियों का वो कम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो वो 100 रुपये है, ठीक है, तो मतलब अगर अभी जो हमारी नॉर्मल सब्जी का रेट है वो 200 रुपये है, मतलब कि अगर मैं लेने जाऊंगा मार्केट के अंदर तो जितना भी कम हो जाए मेरा प्राइस वो 100 रुपीज से कम में मेरी सब्जी नहीं आएगी। मतलब कि 100 जो है वो मेरा बेंच मार्क है जो कि मिनिमम वाला बेंच मार्क है, और जो मेरा अपर वाला बेंच मार्क था वो मैंने एज्यूम करा था 300 या 400। ठीक है, तो जो हमारा बिग ओ नोटेशन होता है वो एक्चुअली में हमारा अपर बाउंड बताता है और जो बिग ओमेगा नोटेशन होता है वो हमारा लोअर बाउंड बताता है कि हमारी एल्गोरिथम के अगर हमने मान लो उसको बिल्कुल बेस्ट केस दे दिया तो मिनिमम टू मिनिमम कितना टाइम वो लेगा हमारा एल्गोरिथम, वो चीज हम बिग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इट गेट्स द लोअर बाउंड ऑफ द फंक्शन बाय विच वी कैन मेक श्योर दैट द फंक्शन विल नेवर ग्लो स्लोअर देन दिस बाउंड, कि हमारा फंक्शन इससे और नीचे तक ये टाइम कंज्यूम नहीं करेगा। अब यहाँ पे जिस तरीके से हमने बिग ओ नोटेशन को भी मैंने बोला था कि अगर हमको रिप्रेजेंट करना है, मान लो 4n+7 था, ठीक है, और 4n+7 को अगर मैं बोलूँ कि इसका बिग ओ नोटेशन क्या है तो वो बिग ओ ऑफ n हम बोलते थे, लेकिन उस चीज को बोलने के लिए हम पहले एक कंडीशन को वेरीफाई कराते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी हमको एक कंडीशन को वेरीफाई कराना पड़ेगा। अगर बाई चांस मान लो मेरे को एक fn दे रखा है और मैं बोल रहा हूँ कि वो उसको मैं बिग ओमेगा ऑफ जो भी gn की वैल्यू लिखना चाहता हूँ, लेकिन मैं तभी लिख सकता हूँ जब मैं इस वाली कंडीशन को यहाँ पे वेरीफाई कराऊं, 0 इज स्मॉलर देन इक्वल टू सी डॉट जी एन स्मॉलर देन fn। अब वहां पे सी डॉट जी एन की वैल्यू हमारी fn से बड़ी होनी चाहिए थी बिग ओ के केस में, लेकिन बिग ओमेगा क्योंकि हमको लोअर बाउंड बताता है तो यहाँ पे बिग ओमेगा के अंदर सी डॉट जी एन की वैल्यू हमेशा स्मॉलर देन इक्वल टू एफ एन होगी। बिग ओ के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एन होती है सी डॉट जी एन की वैल्यू, बिग ओमेगा के अंदर बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाता है और सी डॉट जी एन की वैल्यू हमेशा स्मॉलर देन इक्वल टू एफ एन रहनी चाहिए, लेकिन 0 से बड़ी रहनी चाहिए। ये नहीं है कि 0 टाइम लग रहा है, मतलब कि मिनिमम टाइम आपने 0 ही पहुंचा दिया कि कोई पर्टिकुलर एल्गोरिथम को परफॉर्म होने के लिए 0 सेकंड लग रहे हैं, 0 मिली सेकंड लग रहे हैं, ऐसा नहीं होता। 0 से बड़ी रहनी चाहिए लेकिन fn से कम टाइम लगना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो हमने ओरिजिनल टाइम निकाला है, अगर कोई हमने सेट ऑफ इनपुट इतना बेस्ट केस दे दिया कि वो अपने नॉर्मल टाइम से एवरेज टाइम से कम टाइम ले रहा है तो वो उतना मिनिमम टाइम लेगा। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि fn को मैं बिग ओमेगा ऑफ gn सिर्फ तभी लिख सकता हूँ, gn जो है फिर मेरा लोअर बाउंड कहलाएगा मेरे fn वैल्यू है। जिस तरीके से जब मैंने आपको बिग ओमेगा के अंदर कराया था कि मान लो 5n² + 6n+12 था तो उसके अंदर मैंने उसका जो अपर बाउंड लेट करा था वो 6n² लेट करा था, मतलब कि मैंने बोला था कि 6n² जो है वो मेरी fn वाली टर्म के ऊपर के लिए अपर बाउंड है। मतलब कि मेरा अगर 5n² + 6n+12 वाली टर्म जो है अगर वो अपने वर्स्ट परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है तो मैक्स टू मैक्स 6n² के बराबर हो
सकती है, उससे ज्यादा नहीं जा सकती। सिमिलर केस अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो बिग ओमेगा नोटेशन के अंदर अगर मेरी 5n² + 6n+12 वाली टर्म कम टाइम कंज्यूम कर रही है अपने नॉर्मल टाइम से, तो मिनिमम टू मिनिमम जो भी मैं उसको वैल्यू लेट कर रहा हूँ लोअर बाउंड की, उतने तक ही जाएगी, उससे और नीचे वो नहीं जाने वाला हमारा टाइम। ठीक है, इसका सिंपली ये मतलब है कि Fn जो है वो मेरा हमेशा Gn से और स्लो ग्रो नहीं करेगा, मतलब कि Gn जो है वो उसका लिमिट है, वो बेंचमार्क है, उससे और टाइम कंज्यूम नहीं करेगा मेरा Fn। ठीक है, अब यहाँ पे इसके क्वेश्चन को भी देख करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो 4n+1 है, ठीक है, मैंने भी लेट करा कि इसका मिनिमम टाइम कितना लग सकता है, एन ही हम अगर देखें तो n टर्म से इसका मिनिमम टाइम लग सकता है। ठीक है, तो मैंने लेट करा कि चलो Gn को मैं n लेट करता हूँ, लेकिन वही है मैं यहाँ पे बिग ओमेगा ऑफ एन डायरेक्टली नहीं रिप्रेजेंट कर सकता, मेरे को यहाँ पे ये वाली कंडीशन को वेरीफाई कराना पड़ेगा, इज Fn इज टू बिग ओमेगा ऑफ Gn। अगर ये है तो मेरे को ये वाली कंडीशन को वेरीफाई कराना पड़ेगा। बिग ओ के अंदर ये ग्रेटर देन होता है, इसके अंदर बिग ओ के अंदर ये स्मॉलर देन होता है Fn, लेकिन यहाँ पे बिग ओमेगा के अंदर ये ग्रेटर देन होता है। तो 4n+1 ग्रेटर देन इक्वल टू c.n। अब यहाँ पे c की कोई ऐसी वैल्यू लेट करनी पड़ेगी मेरे को जो कि इस कंडीशन से यहाँ पे छोटी हो। तो c को अगर मैं 4 लेट करता हूँ तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू हो रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ये एक +1 का कांस्टेंट आ जाता है। तो अगर मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे n की डालूंगा 4n और 4n+1 में, तो ये हमेशा 1 ज्यादा रहने वाला है। तो अगर मैंने इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो c की वैल्यू अगर मैं 4 पुट करता हूँ और n0 की वैल्यू को अगर 1 पुट करता हूँ तो ये कंडीशन मेरी वेरीफाई होगी। अगर ये कंडीशन मेरी वेरीफाई होगी तो हाँ मैं कह सकता हूँ कि इस वाली कंडीशन का जो मेरा लोअर बाउंड है वो बिग ओमेगा ऑफ n है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका अपर बाउंड भी बिग अपर बाउंड भी इसका n था और लोअर बाउंड भी इसका n है। ठीक है, लेकिन उनको रिप्रेजेंट करने के तरीके हमारे अलग होते हैं। अगर मेरे को इसका अपर बाउंड की तरह रिप्रेजेंट करना तो मैं बिग ओ ऑफ नोटेशन का यूज करूंगा, बिग ओ ऑफ n लिखूंगा। लेकिन अगर मेरे को इस एल्गोरिथम का लोअर बाउंड बताना है तो मैं को बिग ओ नहीं लिखूंगा, मैं बिग ओमेगा लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस होता है। और यहाँ पे अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ तो 5n² + 6n+12, तो इसमें भी मैंने लटका रहा कि चलो ठीक है, इसका भी जो मेरा लोअर बाउंड है वो n² है, लेकिन डायरेक्टली मैं नहीं बोल सकता, इसलिए यहाँ पे पहले कंडीशन को सेटिस्फाई कराऊंगा। तो यहाँ पे भी मेरे को c की कोई ऐसी वैल्यू लेट करनी पड़ेगी जिसको लेट करने पर ये वाली जो Fn की वैल्यू है वो हमेशा मेरी ग्रेटर रहे। तो अगर मैं इसको 5n² लेट करता हूँ तो 5n² अगर लेट करता हूँ तो क्योंकि ये 6n+12 इसके पास एक्स्ट्रा टर्म्स प्रेजेंट है मेरे Fn के अंदर, तो हमेशा मेरी ये वाली वैल्यू जो है वो ग्रेटर रहेगी। n = 1 से ये कंडीशन मेरी ट्रू होना स्टार्ट हो जाएगी। 5 को अगर यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये 12 हो गया। 5 और 6 मेरा 11 हो गया, 11 + 10 मेरा हो गया 21 और 2 23 या 20, शायद मेरी कैलकुलेशन गलत है लेकिन 23 के आसपास मेरा रिजल्ट यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करने पर मेरे को c की वैल्यू 5 मिल गई, n0 की वैल्यू 1 मिल गई। तो हेंस मैं यह कह सकता हूँ कि इसका यहाँ पे मैंने शायद अपर बाउंड लिख दिया, यहाँ पे लोअर बाउंड आना चाहिए था। तो ये हम जो है इसका लोअर बाउंड जो है वो बिग ओमेगा ऑफ n² के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम का आपको अपर बाउंड पूछा जाए तो आप बिग ओ का नोटेशन का यूज करोगे, और अगर लोअर बाउंड पूछा जाए तो आप बिग ओमेगा नोटेशन का यूज करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम का अगर अपर बाउंड भी n है और लोअर बाउंड भी n है तो हम किस तरीके से करेंगे, तो फिर उस केस में हमारे को यूज करना पड़ता है थीटा नोटेशन। अब थीटा नोटेशन क्या होता है, बेसिकली ये हमको एवरेज अगर बात करें तो एवरेज बाउंड बताता है कि एवरेज मेरी एल्गोरिथम जो है वो इतना टाइम लेने वाली है। ठीक है, अब इस केस में क्योंकि ये एवरेज होता है तो यहाँ पे ये दो कंडीशंस के बीच में घिरा रहता है। सबसे पहला कि अगर ये वाला अगर मैं बिग ओमेगा नोटेशन की टर्म में बात करूं तो ये वाली वैल्यू जो है मेरी Fn इज स्मॉलर देन इक्वल टू c.gn होनी चाहिए, एक तो ये कंडीशन, और क्योंकि ये एवरेज है तो ये साथ साथ हमारी ओमेगा वाली नोटेशन को भी वेरीफाई करता है। अगर ओमेगा वाली नोटेशन को ये वेरीफाई करता है तो इसकी वैल्यू मेरी c.gn से बड़ी होनी चाहिए। अब क्योंकि मैं दोनों c को बराबर नहीं रख सकता c, इसलिए मैं यहाँ पे c1 c2 का यूज करता हूँ। तो Fn की वैल्यू मेरी c1.gn से बड़ी होगी और स्मॉलर हो सकती है, और यहाँ पे c.gn की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे Fn हो सकती है, और ये वाली देखो 0 से हमारी ग्रेटर होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू जो अभी हमने बिग ओ नोटेशन के अंदर पढ़ी है, और ये कंडीशन हमारी हो गई। तो बेसिकली यहाँ पे Fn की वैल्यू को जो है इन बिटवीन रहना पड़ता है c1.gn जो कि बेसिकली इसका लोअर बाउंड बताता है, और c2.gn जो कि बेसिकली Fn का हमारा अपर बाउंड बताता है। इन दोनों के बीच में ही हमारा Fn जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इस केस में फिर मैं अगर ये पर्टिकुलर एल्गोरिथम जो भी मेरी बीच वाली यहाँ पे बन के निकल के आती है उसको मैं थीटा नोटेशन से इस्तेमाल या फिर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखा थीटा, मैं किसी भी पर्टिकुलर एल्गोरिथम का एवरेज बाउंड जो है वो थीटा ऑफ gn से तब रिप्रेजेंट कर सकता हूँ जब वो मेरी ये वाली कंडीशन को वेरीफाई करता है। ठीक है,
इसका सिंपल ये मतलब है कि एफ एन जो है वो मेरा जी एन जितना ही ग्रो करेगा एवरेज केसेस के अंदर, मतलब कि जो हमारा एवरेज हमारा टाइम रहने वाला है वो जी एन के बराबर ही रहने वाला है। ठीक है, अब बेसिकली अगर मैं तीनों को ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करने को करके दिखाऊं तो अगर देखो यहाँ पे ये देखो बिग ओ नोटेशन का ग्राफ ये रहा आपका नॉर्मल एफ एन का ग्राफ, ये रहा आपका नॉर्मल एफ एन का ग्राफ, और ये रहा आपका सी डॉट जी एन का ग्राफ। अब ये देखो स्मॉलर वैल्यूज के लिए चाहे हमारा एफ एन की वैल्यू देखो थोड़ी बड़ी हो रही है सी डॉट जी एन से, लेकिन ये देखो एन नॉट इस वैल्यू के बाद मेरी एफ एन जो है वो हमेशा सी डॉट जी एन से छोटा ही जा रहा है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये सी डॉट जी एन वाला जो मेरा यहाँ पे इक्वेशन होने वाली है ये मेरा इस वाले एफ एन के ऊपर अपर बाउंड है, क्योंकि इसकी वैल्यू इस पर्टिकुलर एन नॉट के बाद हमेशा ग्रेटर रह रही है। तो मैं सेफ साइड के लिए ये मान के चल सकता हूँ कि मेरी पर्टिकुलर एल्गोरिथम अगर यहाँ से अपना ग्राफ को चेंज करती भी है, वर्स टू वर्स जाती भी है, तो मेरी सी डॉट जी एन के बराबर ही होगी, उससे और ऊपर अपना ग्राफ लेके नहीं जा सकती। ठीक है, ये चीज होता है हमारा बिग ओ नोटेशन। अगर मैं ओमेगा नोटेशन की बात करता हूं तो ये देखो ये रहा मेरा नॉर्मल एफ एन का ग्राफ। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो ये देखो नॉर्मल मिनिमम टू मिनिमम मेरा टाइम कितना जा रहा है, ये देखो एन नॉट में, उससे और नीचे मैं सी डॉट जी एन, मतलब कि अगर और मेरा ग्राफ नीचे आता रहता है मतलब कि और मिनिमम मेरा जो एल्गोरिथम है वो परफॉर्म करने अगर स्टार्ट कर देती है तो मिनिमम टू मिनिमम इस ग्राफ के बराबर हो जाएगी, इससे और नीचे टाइम कंज्यूम वो नहीं करेगी, अपने ग्राफ को और नीचे लेके नहीं जाएगी। ये चीज होती है हमारी बिग ओमेगा नोटेशन, जो कि बेसिकली हमको लोअर बाउंड के बारे में बताती है। अब आता है हमारा यहाँ पे थीटा नोटेशन। बेसिकली ये देखो ये रहा हमारा बीच में, ये रहा हमारे एफ एन की वैल्यू, तो C1 डॉट जी एन जो है बेसिकली वो हमको इसका लोअर बाउंड बता रही है कि अगर मेरा एफ एन जो है वो लोअर टू लोअर अगर जाता है तो C1 डॉट जी एन के बराबर हो जाएगा, और C2 डॉट जी एन जो मेरा इसका अपर बाउंड बता रहा है कि मतलब अगर मेरा जो एफ एन है वो वर्स टू वर्स परफॉर्म करना अगर स्टार्ट कर देता है तो मैक्स टू मैक्स अपने ग्राफ को C डॉट जी एन के अंडर ही रखेगा, या इसके बराबर ही करेगा, इससे और ऊपर मैक्स टाइम कंज्यूम नहीं कर सकता, क्योंकि मैक्स टाइम तो मैंने इसी को माना है कि यही मेरा अपर बाउंड है। अगर इस चीज को मैं अपर बाउंड मान रहा हूं इसका मतलब है कि इसके बराबर या इससे स्मॉलर ही रहने वाला टाइम, इसके ऊपर नहीं जाने वाला, इसलिए तो मैं इसको अपर बाउंड बोल रहा हूं। और यहाँ पे अगर मैं C1 डॉट जी एन की बात करूं तो इसको मैं लोअर बाउंड इसलिए बोल रहा हूं ना क्योंकि इसके नीचे और टाइम मेरा जा ही नहीं सकता, मिनिमम जाएगा तो इतना ही जाएगा। तो ये चीज हमारी रहती है इन तीनों नोटेशंस के अंदर। अब अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं कह सकता हूं कि किसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम का अगर मेरे को बेस्ट केस रिप्रेजेंट करना है तो मैं बिग ओमेगा नोटेशन का यूज करके रिप्रेजेंट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि बिग ओमेगा नोटेशन मेरे को किसी भी पर्टिकुलर एल्गोरिथम का लोअर बाउंड देता है, और लोअर बाउंड अगर मैं बात कर रहा हूं उसका मतलब है कि मिनिमम टू मिनिमम टाइम वो इतना कंज्यूम करेगा। अगर मतलब वो मिनिमम टू मिनिमम टाइम कंज्यूम कर रहा है मतलब कि वो बेस्ट केस है उसका। ठीक है, आई होप आपको कंपैरिजन अब समझ आया होगा। अगर मैं बात करता हूँ वर्स्ट केस की, वर्स्ट केस में हमारा एल्गोरिथम जो होता है किसी भी पर्टिकुलर एल्गोरिथम को सबसे मैक्स टाइम कंज्यूम करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसको किसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम को वर्स्ट केस को हैंडल करने के लिए। तो उस चीज को मैं बिग ओ नोटेशन का यूज करके रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि बिग ओ नोटेशन मेरे को किसी भी पर्टिकुलर एल्गोरिथम का अपर बाउंड देता है, और अपर बाउंड का तो मतलब ही यही होता है कि मैक्स टू मैक्स टाइम अगर मेरा एल्गोरिथम परफॉर्म करना चाहता है तो वो इतना करेगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। और अगर मैं एवरेज केस को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं किसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम को तो मैं थीटा नोटेशन का इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि थीटा नोटेशन हमारा अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बीच में रहने वाली वैल्यू होती है, और वो हमको जो है यहाँ पे एवरेज केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको शो करूं, मान लो लीनियर सर्च। अब लीनियर सर्च क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो मैंने इसके ऊपर लेक्चर बना रखे हैं, आप जाके रेफर कर सकते हो। लीनियर सर्च में बेसिकली अगर मैं बात करूं तो बेस्ट केस उसका क्या हो सकता है लीनियर सर्च के अंदर कि आपको जो सी पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च करना है वो एरे के फर्स्ट वाले ब्लॉक के अंदर ही पड़ी है। तो इस केस में क्या होगा, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट हो जाएगी, पहली बारी में ही आपको जो अपना टर्म है वो मिल जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि लीनियर सर्च का जो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो मेरी ओमेगा ऑफ 1 है। ओमेगा देख लो यहाँ पे मैंने ओमेगा का यूज करा है। ओमेगा क्यों यूज करा है, क्योंकि ये मेरा लोअर बाउंड है, लोअर जो कांस्टेंट है O1 को कांस्टेंट को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये मेरा लोअर बाउंड है, इसलिए मैं इसका बेस्ट केस ओमेगा का यूज करके रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अगर मैं एवरेज केस की बात करता हूं तो एवरेज केस में, क्योंकि देखो एवरेज में अगर आप मानो तो लगभग n/2 आपको कंपैरिजन करने पड़ सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर एल्गोरिथम को अगर सर्च करना है, मतलब शफल्ड अप अगर आपके पास एरे दे रखा है तो एवरेज केस में आप मान सकते हो n/2 सर्च तो आपको लगाने ही पड़ेंगे। तो क्योंकि एवरेज हमारा केस है तो हम एवरेज केस को रिप्रेजेंट करने के लिए थीटा नोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए मैं थीटा ऑफ n/2 लिख सकता हूं। और वर्स्ट टू वर्स्ट केस आपका लीनियर सर्च के अंदर क्या हो सकता है कि या तो आप एक ऐसे एलिमेंट को सर्च कर रहे हो जो सबसे आखिरी में पड़ा है,
या फिर आप एक ऐसे एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं जो कि एरे के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है। दोनों ही केस में आपको पूरे एरे को ट्रैवर्स करके जाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ओ एन आने वाली है, फिर एन आने वाली है। लेकिन क्योंकि ये वर्स्ट केस है, वर्स्ट केस को मैं बिग ओ नोटेशन का यूज करके रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसलिए मैं ओ ऑफ एन यहाँ पे लिख सकता हूं। लेकिन कुछ ऐसी भी एल्गोरिथम्स होती है जिसके अंदर उसका बेस्ट केस, उसका एवरेज केस और उसका वर्स्ट केस, तीनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी सेम रहती है। फॉर एग्जांपल मर्ज सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट का हमारा बेस्ट केस भी n log n होता है, एवरेज केस भी n log n होता है और वर्स्ट केस भी n log n होता है। तो इस केस में फिर हम उसका बेस्ट केस ओमेगा नोटेशन का यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एवरेज थीटा और वर्स्ट केस ओ। लेकिन क्योंकि ये तीनों ही हमारे सेम रहते हैं तो मर्ज सॉर्ट को हम ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मेरे को बतानी हो तो मैं थीटा n log n का यूज करके रिप्रेजेंट कर सकता हूं, क्योंकि थीटा n log n मेरा यहाँ पे, अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे थीटा n log n लिखता हूं तो यहाँ पे देखो स्मॉलर देन इक्वल टू कंडीशन, यहाँ पे भी मैं n log n लिख सकता हूं और यहाँ पे भी n log n लिख सकता हूं। तो ओवरऑल अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं किसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम की जिसके अंदर तीनों की ही मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, तो मैं थीटा नोटेशन का यूज करके रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन क्योंकि जैसे कि हमको पता है कि हमको भी किसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम का ना तो बेस्ट केस से मतलब होता है इतना और ना ही एवरेज केस से मतलब होता है। हमको अगर किसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम के बारे में जानना है, उसको एनालाइज करना है, तो हमेशा हमको उसके वर्स्ट केस को ध्यान में रख के चलना होता है और हमेशा हमको बिग ओ नोटेशन का यूज करके ही चलना होता है, ठीक है। आई होप आपको अब जो है यहाँ पे समझ आया होगा। अब एक बार स्मॉल ओमेगा नोटेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये इतना हमको डीप में पढ़ने की जरूरत है नहीं। बेसिकली स्मॉल ओ नोटेशन क्या होता है, जो हमारी बिग ओ नोटेशन की कंडीशन होती है ना, एफ एन इज स्मॉलर देन इक्वल टू सी डॉट जी एन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, बस यहाँ पे इक्वल्स टू वाला साइन हट जाता है। मतलब कि स्मॉल ओ नोटेशन के अंदर सी डॉट जी एन की वैल्यू बराबर भी नहीं होनी चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन होनी चाहिए, क्योंकि बिग ओ नोटेशन के अंदर स्मॉलर देन इक्वल टू वाली कंडीशन भी आ जाती है। अगर मैं स्मॉल ओ की बात करूं तो स्मॉल ओ से इक्वल टू वाली कंडीशन हमारी हट जाती है यहाँ पे, ठीक है। स्मॉल ओ में से इक्वल टू वाली कंडीशन हमेशा हट जाती है और सिर्फ ग्रेटर वाली कंडीशन ही यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। सिमिलर हमारा स्मॉल ओमेगा नोटेशन के अंदर भी होता है। जैसे कि अगर हम बात करूं बिग ओमेगा नोटेशन के अंदर क्या होता है, इक्वल टू वाली कंडीशन लाई करती है, लेकिन स्मॉल ओमेगा के अंदर हमारी इक्वल टू वाली कंडीशन हट जाती है और एफ एन हमेशा ही ग्रेटर रहना चाहिए हमारा सी डॉट जी एन से। बस इतना सा ही हमारा फर्क होता है स्मॉल ओ बिग ओ के अंदर, स्मॉल ओमेगा और बिग ओ के अंदर और बिग ओमेगा के अंदर। और थीटा का कोई स्मॉल नहीं होता, क्योंकि थीटा एक्चुअली में हमारा एवरेज केस होता है, तो एवरेज केस के अंदर कोई इक्वल हमारे हम उस तरीके से कंडीशन को नहीं लगा सकते, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए हम इतना रखते हैं। आई होप मैंने एसिम्प्टोटिक एनालिसिस वाले टॉपिक को के अंदर आपके डाउट्स को अच्छे से क्लियर कर दिया होगा, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमारा बिग ओ नोटेशन क्या होता है, थीटा नोटेशन क्या होता है और हमारा ओमेगा नोटेशन क्या होता है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कर देना और अपने जो मेरी प्लेलिस्ट है एडा वाली उसको जरूर एक्सेस करना, ठीक है।